जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, आज अपनी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे इससे पहले जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको जानने से पहले हमने कल की क्लास में जाना था पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण कौन से होते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। उससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो वही है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक सूत्रों के बारे में, जो कि अपना थर्ड ग्रेड के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती आ रही। कल काफी वीडियो देखने के बाद कई मैसेज ये भी आए थे कि क्या ये केवल जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। नहीं साथियों, मैंने कल भी बताया था ये केवल जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं है। ये टॉपिक यदि आपके आने वाले थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर रीट पात्रता के अंदर हो, एलडीसी के अंदर हो, चाहे इसके अलावा और भी, जैसे आप सी टेट का एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा और कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां पर भी ये टॉपिक आपके है, कॉमन है, तो मैं कॉमन टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्लासेस शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है। और इसका मेन आधार जो हम ले रहे हैं, इसका मेन आधार जो है ये है साथियों एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो क्लासेस है, सिक्स क्लास, सेवंथ, नाइन्थ, सेवंथ के अंदर जो जो चैप्टर है, ये आज उसी चैप्टर के आधार पर उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्योंकि भौतिक रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए बिल्कुल मैं आपको एक मिनट में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, आरबीएससी से, तो वो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ साथियों, मैं आपको जो हमारे लास्ट समय हमने जो नोट्स प्रोवाइड आपको करवाए थे उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ जो भी मेरे से अलग लेवल पर जो भी थोड़ा समझाने के लिए, इजी करने के लिए, जीरो लेवल से हमने शुरुआत की है, तो उसको और आसान बनाने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों देखिए, टॉपिक का नाम है भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कल हमने क्या पढ़ा था। तो साथियों, कल की क्लास में हमने जाना था, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, हमने बात की थी कि जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमने जाना था अभिक्रिया, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मैंने आपसे कहा था कभी भी कोई क्रिया कारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। अब वो चाहे से एक चीज के टूटने से बने, किसी चीजों के जुड़ने से बने, वो बात बाद की है कि कौन कौन से प्रकार हैं। अभिक्रिया जानने से पहले क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, ये जानेंगे हम। क्योंकि कोई चीज मिलकर कोई नई चीज बन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। और अभिक्रिया अपने आप में एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो एक अपने आप में रासायनिक परिवर्तन ही होती है। तो इसलिए हमें परिवर्तन समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो परिवर्तन से पहले हमने जाना था पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण कौन से होते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे यानी जिसका कोई आयतन, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की हमने अवस्थाओं की बात की कि पदार्थ को दो भागों में बांटा हमने, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे ठोस, द्रव्य, गैस, रासायनिक आधार पे शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कौन से होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध कौन से होते हैं, मिश्रण। ठीक है ना, तो जिसमें एग्जाम प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, चार ऑप्शन आपको दे दे, सोना, चांदी, साथ में आपको दे दिया गंधक, और एक आपको दे दिया हवा। अब आप सोचोगे कि हवा शुद्ध है कि नहीं है, ये तो देखने पर पता चलेगा नहीं कौन सी हवा है, प्रदूषित है कि नहीं है। यहां पर मेन वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको इस चीज का नॉलेज है क्या कि एजी, एयू और गंधक, गंधक कहते हैं सल्फर को, ये सभी के सभी तत्व है। और सभी तत्व क्या होते हैं, अपने आप में रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर चांदी के जगह पर कोई और भी दे देता कि एयू के अलावा यहाँ पर दे देता आपको H2O, जल, कि जल, सोना, गंधक और हवा, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो साथियों इसमें कौन सा अशुद्ध होगा, हवा। हवा अशुद्ध क्यों है, क्योंकि हवा अपने आप में क्या होती है, एक मिश्रण होती है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे तत्व है, वो एक प्रतिशत के रूप में पाए जाते हैं जिसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। कल मैंने आपको बताया था, तो कल की क्लास जरूर देखिएगा इस वीडियो से पहले। आगे बात की हमने परमाणु, तत्व, अणु में सिंपल से क्या अंतर है बताया था मैंने आपको। तत्व सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, तो वो अणु के रूप में पाए जाते हैं, और तत्व के ही विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि कम समय में कल की क्लास पूरा आपको याद आ जाए। फिर हमने बात की थी थोड़ा बहुत कि मैंने आपको बताया था कि हवा एक प्रकार से मिश्रण क्यों है, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल देकर। तो साथियों ये अपना टॉपिक है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए साथियों बात करते हैं डायरेक्टली, ये कल आपको बताया था ठोस, द्रव्य, गैस में क्या अंतर है। अब हम डायरेक्टली साथियों बात करते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से, क्योंकि आज का अपना टॉपिक रहेगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। थोड़ा सा कल की क्लास जहां खत्म की थी उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। ठोस, द्रव्य, गैस मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज की क्लास शुरुआत करता हूं यहां से
ठोस द्रव्य गैस के बारे में थोड़ी सी बात और, इनका परिवर्तन, ठोस का द्रव्य में बदलना, द्रव्य का गैस में बदलना, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं ठोस का डायरेक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए कहूं कोई ठोस पदार्थ है, एक द्रव्य अवस्था में है या कोई गैस अवस्था में है, ठोस का द्रव्य में बदलना, द्रव्य का गैस में बदलना, गैस का द्रव्य में बदलना या द्रव्य का ठोस में बदलना क्या कहलाता है। इसके अलावा डायरेक्टली यदि ठोस कोई वस्तु है वो डायरेक्टली यदि गैस में बदल जाए या गैस वाली वस्तु डायरेक्ट ठोस में बदल जाए तो इस अवस्था को या इस परिवर्तन को किस नाम से जानते हैं। एग्जाम में यहां से डायरेक्टली कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको बारे में जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारे पास है बर्फ, कोई भी बर्फ है, बर्फ, बर्फ का सूत्र भी होता है H2O, जल है जल, जल का सूत्र भी क्या होता है H2O। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा अलग मार्कर के रूप में यूज ले लेते हैं, जैसे गैस, गैस के रूप में हमारे पास है जल वाष्प, जल वाष्प, तो जल वाष्प का सूत्र भी क्या होता है H2O। साथियों ये अवस्था परिवर्तन है, सूत्र सभी का H2O ही होता है, रासायनिक दृष्टि से सभी समान है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कोई बर्फ है, बर्फ बदल रही है, ठोस बदल रहा है द्रव्य के अंदर, यानी वो क्या हो रही है, हम कहते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे बर्फ पिघलती है उसे, उसका क्या कहते हैं, हम गलनांक कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो गलती है, तो ये गलनांक है या फिर गलन बिंदु, इसे गलन कहते हैं, गलना, या सामान्य भाषा में इसे गलना भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसे सामान्य भाषा में हम पिघलना भी कहते हैं, पिघलना, गलना या पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है एक प्रकार का। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा क्योंकि यहां पर जो भी नाम आएंगे वो परिवर्तन में अपने आप उदाहरण है परिवर्तन के। दूसरा, द्रव्य का ठोस में बदलना, इसे कहते हैं हिमांक, हिमांक यानी जो जिस टेम्परेचर पे होता है, और हिमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, या इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जमना, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई वस्तु है द्रव्य से किस अवस्था में आती है, ठोस अवस्था में आती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। और वैसे ही एक कौन सा पॉइंट होता है, ठोस का द्रव्य में बदलना, ये उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ, पानी के लिए इसका सेम ही टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं हम, जिसे हम 0 डिग्री पे ही ठोस होती है, 0 डिग्री पे ही द्रव्य में बदल जाती है, तो इसलिए इसको गलनांक भी कह सकते हैं, हिमीकरण का पॉइंट भी कहते हैं। कितना टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, गलनांक हो या हिमांक हो। हिमीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को हिम में बदलना, यानी ठोस में बदलना द्रव्य का, ठोस का द्रव्य में बदलना कहलाता है गलना या पिघलना। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्य का गैस में बदलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं वाष्पन, ठीक है ना, वाष्पन, ये होती है वाष्पन, ठीक है ना। जो द्रव्य जो होती है, अब जिस पानी है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो जो है वो गुप्त उष्मा पाकर वो द्रव्य से किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो ये जिस टेम्परेचर पे होता है उसे उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक, क्वथनांक ये बिंदु कहलाता है क्वथनांक, जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, द्रव्य का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पन। अब बात करते हैं गैस का द्रव्य में बदलना। जैसे बारिश की बूंदें कैसे बनती है कि समुद्र का पानी है, गर्म होकर ऊपर वाष्प के रूप में उठता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, और वही वाष्प की जो बूंदें होती हैं, जल वाष्प की बूंदें, वह अधिक टेम्परेचर या टेम्परेचर कम होने के कारण वापस बूंदों में बदलती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, संघनन, ठीक है ना। कल नाम भी आया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो एक संघनित अवस्था ही होती है। उसी प्रकार से गैस का वापस किस में बदलना, द्रव में बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसके अलावा इन सभी से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, संघनन बिंदु है या फिर क्वथनांक पॉइंट है, वो सभी के लिए क्या है, जल के लिए क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका टेम्परेचर अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जल के आधार पर हम इसकी तुलना करते हैं। ठोस का द्रव्य में बदलना, द्रव्य का गैस में, गैस का द्रव्य में, या द्रव्य का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, ठोस का सीधे गैस में बदलना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव में जाए बिना सीधा ही गैस में बदलकर उड़ जाते हैं या गैस बन जाती है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन, ये किस में पाई जाती है। तो साथियों ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद ही रखने एग्जाम के लिए, काफी बार इनके बारे में पूछा भी जाता है कि ऊर्ध्वपातन का गुण किन में पाया जाता है। तो साथियों ऊर्ध्वपातन का जो गुण पाया जाता है वो किस किस में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है अपने आयोडीन में, आयोडीन, देखिए आयोडीन में पाया जाता है, नमक में नहीं पाया जाता। आयोडीन नमक को अलग करने के लिए भी एक विधि होती है, ऊर्ध्वपातन विधि, तो उससे हम आयोडीन को अलग कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आ जाता है, आयोडीन और नमक दोनों ऑप्शन में होते हैं। नमक अलग चीज होती है, आयोडीन युक्त नमक हम कह देते जरूर है, उसमें आयोडीन होता है NaCl के साथ, तो NaCl होता है नमक तो, लेकिन ये जो है इसमें
ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं होता नमक में, वो किस में होता है? आयोडीन में होता है। इसके अलावा कपूर, कपूर की गोलियां आपने सुनी होगी, ठीक है ना, कपूर की गोलियां। इसके अलावा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है। एक होता है नौसादार, नौसादार, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसे नौसादार भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को नौसादार। नेफ्थलीन, कपूर है, आयोडीन है। इसके अलावा ठोस CO2, ठोस CO2, ठोस CO2 जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है ना, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ अपनी कहते हैं ठोस CO2 को। तो आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, नौसादार, ठोस CO2, ये वो पदार्थ है जिनमें कौन सा गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इनको ठोस अवस्था में इनको गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? ठोस से पहले द्रव में बदलना चाहिए, फिर किस में बदलना चाहिए? गैस में। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हमारा जो मेन टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसमें एक प्रश्न आता है यहाँ पे डायरेक्टली। और दूसरा देखिए, कई बार क्या होता है, गैस जो होती है उसको टेम्परेचर उसका जब क्या किया जाता है, अत्यधिक कम टेम्परेचर उसको जब किया जाता है तो वो क्या में किस में बदल जाती है? कई बार सीधा ही गैस से ठोस में बदल जाती है। तो कई बार क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होती है या फिर कुछ अवसाद के रूप में प्राप्त होती है। इसे हम पश्च ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, कई बुकों में लिखा हुआ आता है, या ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अब यहां से प्रश्न आता है कि ये सभी के सभी अपने आप में कैसे परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। ये सभी के सभी कैसे परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो एग्जाम में कहीं भी प्रश्न आ जाए आपके सामने कि बताइए बर्फ का पानी में बदलना, पानी का द्रव में से इसका गैस में बदलना, या गैस का ठोस में, द्रव में, कहीं भी अवस्था परिवर्तन आपको नजर आए, वो सभी अवस्था परिवर्तन कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब सीधा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, बताइए संघनन कैसा परिवर्तन है? तो साथियों संघनन जो होता है, ठीक है, संघनन अपने आप में कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। इसके अलावा जो भी नाम है, ये ऊर्ध्वपातन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब चलिए, ये तो बेसिक आपको बता दिया मैंने, ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था परिवर्तन क्या क्या होते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको बुक से ही बताऊंगा, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। फिलहाल थोड़ा सा चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लास्ट हमने जहां पर देखिए टॉपिक छोड़ा था वहीं पर मैं आपको थोड़ा सा आरबीएससी की बुक में एक दे रखा है वो बता देता हूं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बुक में भी दे रखा है, अपनी आरबीएससी की बुक में थे शायद ये। यहाँ पर देखिए, ठोस जो होती है, ठोस जब गलती है, ठोस का गलना यानी जिस बिंदु पर गलती है वो द्रव में बदलती है। द्रव वाष्पन के द्वारा किस में बदलती है? गैस में बदलती है। गैस संघनन के द्वारा किस में बदलती है? वापस द्रव में। और द्रव जो होता है वो पिंडन बोल सकते हैं या जमना बोल सकते हैं, हिमकरण, हिमीकरण जो होता है, हिम यानी बर्फ के रूप में बदलना, ठंडा करने पर तो उसे वापस ठोस प्राप्त हो जाता है। ये जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन अपने आप में भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इसको थोड़ा सा बेसिक शुरू से ले लेते हैं हम। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं साथियों, आपके पास भले ही नोट्स हो ना हो, आप कम से कम कोशिश कीजिए अपने लेवल पर एनसीईआरटी, आरबीएससी की किताबों को तैयार करना सीखें आप। इससे बेहतर नोट्स, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट की कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। हाँ, हम टीचर जितने भी होते हैं उनका काम यही होता है कि इन्हीं किताबों को आसान भाषा में अपने नोट्स के माध्यम से, अपनी बुक के माध्यम से आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। क्योंकि इनकी लैंग्वेज क्या होती है, आरबीएससी की लैंग्वेज तो आसान है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी पर आधारित होने के कारण वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है स्टूडेंट्स को। तो फिर भी आप अपने लेवल पर, इसीलिए मैं हमेशा आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जितनी भी अपनी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ये 16वां टेस्ट नेक्स्ट 5 जुलाई को अपना जो टेस्ट है उसी से संबंधित ये टॉपिक भी है, और जूनियर अकाउंटेंट का भी मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको एग्जाम के से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर करवाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, बात कर रहे हैं हम पदार्थों के भौतिक रासायनिक परिवर्तन, टॉपिक का नाम है। तो इसको हम डायरेक्टली ऑथेंटिक मैटर से पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जिसमें पदार्थ की या तो क्या बदल जाए, अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, ठीक है, ताप बदल जाए, दाब, ठीक है, आकार, आकृति, आयतन है यानी साइज है, शेप है, ये सारी चीजें बदल जाए। जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो सारी चीजें बदलना अपने आप में भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप सोचोगे कि लोहे पर जब जंग लगता है तो वो भी भूरे रंग का हो जाता है, तो उसका भी तो रंग बदल रहा है। साथियों, ये चीजें होना भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई नया पदार्थ बन जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अगर नया पदार्थ बन जाए, कोई नई चीज बन जाए, तब उसे हम रासायनिक परिवर्तन कह देते हैं, अगर उसमें ये सारी चीजें भी हो सकती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आगे बताऊंगा भी कि कोई भी चीज है उसमें अवस्था परिवर्तन भी हो रहा है,
लेकिन जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा बर्फ थी, बर्फ बन गई जल। अब बर्फ का जल में बदलना अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन है। इसका सूत्र भी H2O था, इसका सूत्र भी H2O था, कोई नई चीज नहीं बनी, नया सूत्र नहीं बना। जब तक सूत्र नहीं बदलता तब तक हम उसको भौतिक परिवर्तन ही कहते हैं। सूत्र बदलते ही वो रासायनिक परिवर्तन में बदल जाता है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। कई बार आपने जल के अंदर कई बार क्रिस्टल से देखे होंगे, रवे से देखे होंगे, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नीचे इसका अवसादी के रूप में जमाव हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और लोहे पर जंग कैसे लगता है इस चैप्टर में बताया गया है। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो भी है यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न आता है, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, कटे हुए सेव का भूरा हो जाना। सेव को काटने के पश्चात थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वायु के संपर्क में आने पर वो सतह जो है उसका रंग बदल जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हाथ पर जब रंग में मेहंदी लगाई जाती है तो मेहंदी के द्वारा हाथ जो है वो लाल हो जाते हैं, यानी मेहंदी रचने के बाद अब वो हरे रंग की है और वो रचने के बाद लाल रंग हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, ये कैसा परिवर्तन है? तो साथियों, लाल हाथ होना यानी फिर मेहंदी लगाने पर मेहंदी की जो प्रक्रिया है वो हवा के संपर्क में आती है। और साथ ही साथ सेब जितना भी है, एप्पल है, एप्पल के अंदर होता है एफ लोहा। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, ए एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक रोज एक सेब खाओ डॉक्टर से दूर हो जाओ, क्योंकि उसमें आयरन अच्छी मात्रा में है। अब आयरन जो होता है वो लोहे के संपर्क में आता है जब आयरन जो लोहे के क्या, आयरन तो खुद लोहा है। आयरन जो है ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है तो ये किस में बदल जाता है, Fe2O3। और ये सूत्र होता है जंग का सूत्र होता है और इसका रंग होता है भूरा। तो जो सेव, कटे हुए सेव का भूरे हो जाने का कारण क्या होता है कि कटे हुए सेव का जैसे वो सेव से छिलका अलग होता है तो ये लोहा, ये ऑक्सीजन और नमी उसके पास होती है। ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आएगा तो ये सेव लोहा होता है आयर इसके अंदर, सेव के अंदर, वो कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि उस पर जंग लग जाता है अपने आप में, हम कह सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जो मेहंदी है इसके अंदर भी जो विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, ये रसायन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसका रंग है गहरा कर देते हैं, लाल रंग कर देते हैं, जिसके कारण लाल रंग होना भी कैसा परिवर्तन है, अपने आप में एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए। आपने जादूगर को पानी में भरी गिलास में छू मंत्र के साथ आग लगाते हुए एक गिलास के घोल दूसरी डाल पर गहरा सफेद धुआं निकलते हुए देखा होगा। ये सारे के सारे किस कारण होते हैं? अब मैं आपको बताता हूं इसका रीजन, किस कारण से ये सारी चीजें होती है। तो शुरुआत में तो क्वेश्चंस कर रखे हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको कि मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो साथियों, मोम देखिए दो बता देता हूं मैं आपको। मोम का पिघलना तो होता है अपने आप में भौतिक परिवर्तन, जबकि मोम का जलना, देखिए मोम का जलना मैं आपको बता देता हूं। ये मोमबत्ती आपने सुनी होगी, उस पर एक छोटा सी क्या होती है, एक मतलब उसकी एक जो लो कहते हैं जिसके हम, वो जलती है। अब मेन जलती ये है, इसके साथ साथ ये भी पिघलती है। देखिए किसी भी चीज का जलना, फायर लगती है, आग लगती है, जलना जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है उसे हम कहते हैं उसका दहन हो रहा है, उसका जल रहा है वो। तो जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यही चीज अगर आपसे पूछे कि मोम पिघल रही है, पिघलने का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर मोम रखी हुई है बीकर के अंदर, उसको गर्म किया जा रहा है, वो पिघल रही है। तो पिघलना हमने अवस्था परिवर्तन में पढ़ा था। पिघलना कैसा परिवर्तन होता है, पिघलना अपने आप में भौतिक होता है। लेकिन यही प्रश्न आ जाए मोम का जलना। अब एक बात बता देता हूं, ये प्रश्न आया हुआ है, इसमें दोनों उत्तर माने गए हैं, भौतिक और रासायनिक। रीजन बता देता हूं। देखिए ये बत्ती जो होती है मोम की, ये मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं, ये बत्ती होती है, ये तो जलती है। अब जो जलती है उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मोम पिघलने के बाद उससे मोम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीजें देखने को मिल रही है इसमें। इसलिए मोम का जलना जब होता है तो वो भौतिक और रासायनिक दोनों ऑप्शन होने पर पहले उसको चुना जाता है। लेकिन केवल मोम का पिघलना पूछे तब वो केवल और केवल भौतिक होता है। ठीक है। ऐसा ही एक बार मैंने भी अपने टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न दिया था कि सेव का कटना कैसा परिवर्तन है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स रट लेते हैं इस शब्द को कि सेव का कटना, यहां तक मैंने दे दिया, सेव को काटना कैसा परिवर्तन है। अब अपने आप हम कई बार क्या होता है कि सोच लेते हैं कि सेव कटेगा तो वो भूरे रंग का हो जाएगा, तो ये रासायनिक है। सेव को काटना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब इसका रीजन समझिए, काटना, चीरना, फाड़ना, ठीक है ना, ये सारे के सारे होते हैं ये भौतिक फिजिकल एक प्रकार के चेंजेस है। लेकिन मैं ये कहूं कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, भूरा कब होगा, जब उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो दो बातें अलग अलग है। मैंने इतनी इतनी लाइन अगर आपसे पूछी है, सेव को काटना, आलू को काटना, किसी भी चीज को काटना, कागज को फाड़ना, ठीक है ना, फाड़ना, काटना, चीरना, ये जितने भी होते हैं ये फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। लेकिन ये चीज होने के बाद की आगे की लाइन आपसे पूछे
कि कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, ये एग्जैक्ट लाइन दे रखी है, आगे की बात आपको बता रखी है, तब आप उसको रासायनिक बोलेंगे। लेकिन यहां तक ये केवल और केवल कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये जितने भी घुलने वाली चीजें होती है, यानी जो विलियन बनता है, विलियन विलियन, यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, तो ये कैसा परिवर्तन है? क्योंकि पानी में आपने नमक घोला है, उसी पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और नीचे नमक पेंदे में रह जाएगा। तो याद रखना, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। एक लाइन आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। रिवर्सेबल होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है, जैसे बर्फ है, बर्फ से आप पानी बना सकते हो और पानी से वापस बर्फ बना सकते हो। तो ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशा में चलते हैं, वो सामान्यतः कैसे परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः, बता रहा हूं मैं, सभी भौतिक परिवर्तन नहीं कह रहा, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? अनउत्क्रमणीय होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? अनउत्क्रमणीय होते हैं। तो साथियों, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, रासायनिक और भौतिक। तो यहां पर मोम का पिघलना दे रखा है। दूसरा है अवस्था परिवर्तन। देखिए, मोम है, जल रही है ये परखने, तो इसके ऊपर कीप रखा गया है। तो अवस्था, कांच की एक परखनली में तेजी से गर्म करने पर देखिए वाष्प, अस्थायी परिवर्तन होता है, द्रव का वाष्प और वाष्प का वापस द्रव। ये अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कि कोई एक फिक्स प्रोडक्ट नहीं बना। अस्थायी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो वापस वाष्प से वापस किस में बदल सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं। यहां पर क्या दर्शाया गया है? मेन इस अवस्था परिवर्तन में दर्शाया गया कि किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं परख नली के अंदर, तो वो पानी कीप के अंदर इकट्ठा हो रही है और वाष्प के रूप में इकट्ठा। कई बार आपने देखा होगा, बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हैं और ऊपर प्लेट लगा रखी होती है, तो प्लेट पर छोटी छोटी बूंदे से आ जाती है, वो क्या है? उसी पानी की वाष्प है वो। और उसको जैसे जैसे क्या किया जाता है? वापस ठंडा किया जाता है, तो वापस बूंदों के रूप में आती है और बूंदों के रूप में आकर वापस द्रव में बदल सकती है। तो जो चीजें दोनों ओर चलती है, ऐसे परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बात करते हैं, कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए, इसे मोड़कर नाव, हवाई जहाज या कुछ भी बना लीजिए आप, लेकिन जैसे ही इसकी वापस सामान्य स्थिति में हम ला सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका कोई भी आकार आकृति बदली, तो वो कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको बता देता हूं मैं आपको, एक ब्लेड को, होल्डर को चिमटे से पकड़कर उसी सिरे को लाल कीजिए, गर्म कीजिए। अब देखिए, यहां पर आप क्या सोचोगे कि कोई भी एक लोह की धातु है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, वो लाल हो गया, तो क्या उसकी कोई अभिक्रिया हुई है? ऐसा नहीं है साथियों। गर्म करना और जलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। किसी भी चीज को गर्म करने पर यदि वो लाल हो रहा है, तो वो केवल और केवल भौतिक परिवर्तन है। केवल और केवल कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ये काफी अच्छा एक, मैं कह रहा हूं, अलग एक अपवाद हो सकता है या आपके लिए, या आप ये सोचोगे कि दोनों सेम चीजें हैं। गर्म करना और जलाना दोनों अलग चीजें हैं। गर्म करना हो किसी चीज को, तो वो चीजें किसके अंदर आती है? देखिए, यहां पर दे रखा है कि किसी भी लोहे के या होल्डर के चिमटे को गर्म करने पर वह लाल हो जाता है, या ब्लेड को हम ज्वाला से हटा लिया जाए तो कुछ देर बाद में वो लाल रंग वापस समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, रंग परिवर्तन हो लेकिन कोई नई चीज ना बने या वापस पुरानी वाली चीज हमें मिल जाए, तो ऐसा परिवर्तन कैसा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ये सारे के सारे जो भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये भौतिक परिवर्तन के दे रखे हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है ना, आरबीएससी की। नेक्स्ट यहां पर देखिए कुछ और। अब इनमें आप खुद बता सकते हैं कौन सा भौतिक है, कौन सा रासायनिक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। बर्फ का पिघलना, कैसा परिवर्तन? क्या इन्हें विपरीत दिशा में संपादित करके पुनः पहले जैसी चीज बनाई जा सकती है? हाँ, बना सकते हैं। बर्फ को पिघलने पर क्या है? पानी, तो पानी से वापस बर्फ बनाई जा सकती है। पानी से भाप बनाना, क्या भाप को वापस पानी में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, संघनन इसी को तो कहते हैं। दूध से दही बनने पर दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? दूध का दही में बदलना। ये हम कह सकते हैं ये अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी है? सॉरी, ये कैसा परिवर्तन है? ये स्थायी परिवर्तन है। तो साथियों, हमेशा जो एक्टिविटीज दी हुई होती है, एग्जामिनर यहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, प्रश्न कहीं अलग से नहीं आते। ओल्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उनको देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी आरबीसी पढ़ते हैं, तो आपको एहसास होता है कि सारी की सारी बातें हैं किताबों में दे रखी थी, लेकिन हम मार्केट की किताबों पर, नए नए नोट्स पर, नई नई पीडीएफ पर, इन पर विश्वास ज्यादा करते हैं। टीचर जो कोचिंगों में बड़े बड़े लेवल पर ज्यादा डीप पढ़ा देते हैं, उनको तो देखकर हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जब बेसिक पूछ लिया जाता है, सिंपल सी बात कि हाँ, स्पंज का दबाना, अब ये कोई टीचर ने नहीं लिखाया होगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि स्पंज को दबाया, छोड़ते ही वापस नॉर्मल हो गया, तो एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही। स्विच ऑन करने पर बल्ब का जलना,
अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल आप सोचोगे, जलना नाम कहीं भी दिख जाए कि जलना नाम आ रहा है, जलना देखते ही कर दो रासायनिक, तो हर जलने वाली चीज यहाँ पर रासायनिक नहीं होती। जलने में तो इंसान भी एक दूसरे से जल सकते हैं, तो वो केवल और फिजिकल रूप से देख के एक दूसरे को जल रहे हैं, अंदर उसके कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहां, लेकिन यहाँ जलने का मतलब वो विद्युत बल्ब का एक प्रकार से प्रकाशित होना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि कॉमन सेंस भी काम में लेना पड़ता है। रटा दूंगा अगर मैं आपको कि लिख दो जहां भी जलना मिल जाए तो रासायनिक परिवर्तन कर देना, ये गलत यहां साबित हो जाती है बात। तो इसलिए रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। लोहे पर जंग लगना, अभी मैंने कहा था लोहा होता है Fe। जंग कब लगता है? जब ये ऑक्सीजन के और हवा के यानी और जल के नमी के संपर्क में आता है, तब इसका एक नया सूत्र बन जाता है Fe2O3। ये फेरस ऑक्साइड जो होता है ये बन जाता है और इसका रंग भूरा हो जाता है। तो रंग भी बदला। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे रंग भी बदल रहा है, लेकिन रंग परिवर्तन तो आप कहोगे हमने तो भौतिक परिवर्तन में पढ़ा था। रंग बदलने के साथ साथ सूत्र भी बदल जाए तो वो कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और कैसा परिवर्तन है? साथ ही साथ स्थायी परिवर्तन है। तो रासायनिक सामान्यतः कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। सूखे कपड़ों का गीला होना, तो गीले कपड़े वापस सूखे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लकड़ी का जलना, देखिए जलना नाम आ रहा है, लेकिन यहां बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी जल रही है, और लकड़ी जलेगी तो CO2 वगैरह बनेगी, नई चीजें बन रही हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का ठंडा होना, तो ठंडे दूध को वापस गर्म कर लो, क्या बात है। हरी मेहंदी का रचने पर लाल होना, भी बताया था मैंने, मेहंदी वगैरह में विशेष प्रकार के कुछ मेथियोक्विनोन वगैरह जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर गहरा लाल रंग देते हैं। तो ये हमने जाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ अच्छे उदाहरण, और साथ ही साथ हमने जाना उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशा में संपादित हो सकते हैं, विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और सामान्यतः भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? ये बात गलत है, सभी नहीं हो सकते। सभी में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनको हम वापस किस में नहीं बदल सकते, पुराने वाले में नहीं बदल सकते। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे देखते हैं, दूध से दही बनना, उन्हें दूध को दही में बदल जा सकता है, क्या दही को दूध में नहीं बदल सकते हम? तो इसका प्रकार ये कैसा परिवर्तन है? ऐसे परिवर्तन अनउत्क्रमणीय कहलाते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं इन्हें। ये रिवर्सेबल होते हैं भौतिक, और रासायनिक कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इनको सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि कोई स्थायी प्रोडक्ट एक फिक्स प्रोडक्ट बन गया है, दूध से दही बन गया ना, तो वो दही फिक्स प्रोडक्ट है, उसको वापस अस्थायी प्रोडक्ट नहीं कह सकते। इसलिए उत्क्रमणीय होते हैं वो बनाते हैं अस्थायी प्रोडक्ट, और जितने भी अनुत्क्रमणीय होते हैं वो बनाते हैं स्थायी प्रोडक्ट बनाते हैं। आज हमने जूनियर अकाउंटेंट का एक डेमो टेस्ट भी लिया था, उसमें ऐसा प्रश्न दे रखा था कि कौन कौन से उत्क्रम मतलब भौतिक परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो वो सभी के लिए फ्री था। और अब से जो भी कंटेंट होगा मोस्टली फ्री ही रखने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज की जो पेड टेस्ट सीरीज थी उसको हटा दिया गया है, और अपने यूट्यूब पर ही मैंने सोचा कि टाइम कम बचा है, अब टेस्ट से अच्छा है कि क्यों ना कुमा जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फ्री के अंदर ही यूट्यूब पे करवाया जाऊं। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध करूंगा मैं कि आप सभी भी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेहनत आपको पसंद आए तो। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने पढ़ लिया पूरा। परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में। देखिए अब मैं आपसे कहूं बल्ब प्रकाशित होने पर कैसा परिवर्तन है? भौतिक। अभी हमने कहा था बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। आप ये भी देख सकते हो कि वो चीज क्या आपने फिजिक्स से रिलेटेड है क्या? फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान है, और उसमें विद्युत, ध्वनि, प्रकाश इसके बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध फिजिक्स से है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इस चीज में, और इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है, ठीक है। यहां पर कुछ और एग्जाम्पल दे रखे, काफी अच्छे एग्जाम्पल है, इनको याद रखना आप जरूर से। देखिए अब आप बता सकते हैं कि पिघलना, पिघलना का मतलब बर्फ पिघल कर पानी में बदल गई। नमक का जल में घुलना, अभी मैंने बताया था विलियन जो होते हैं, विलियन, कोई भी विलियन क्या होता है? विलियन में दो चीज होती है, एक जो चीज मिलाई जाती है उसे कहते हैं विलय, और जिसमें मिलाई जाती है उसे कहते हैं विलायक। विलायक नाम बड़ा है तो इसका मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक, विलय नाम छोटा है जिसकी मात्रा कम हो। जैसे पानी है, पानी में हमने नमक घोल दिया, नमक जो घुला हुआ नमक है, या पानी में हमने कोई शरबत वगैरह बनाने के लिए जो बनाते हैं, या शरबत जो है अपने आप में एक विलियन है, एक मिश्रण है। मिश्रण जितने भी होते हैं, विलियन भी क्या है? अपने आप में एक मिश्रण है, हमने पढ़ा था, अशुद्ध पदार्थ है। तो विलियन जो होता है उसमें दो चीज होती है, पानी तो अपने आप में विलायक है, और विलय क्या है? इसमें नमक या जो भी चीज एक्स्ट्रा डाली जाती है, दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलियन। जितने भी विलियन होते हैं, जब मैं आपसे कहूं मिश्र धातु, मिश्र धातु, देखिए एक बात बता देता हूं, विलियन सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में नहीं होते, ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं। तो
आपको ठोस विलयन की बात करूं तो ये अपने आप में मिश्र धातु जितनी भी होती है, ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होती है, एक विलयन होती है, ठोस विलयन एक प्रकार का। जैसे मैं आपसे कहूं पित्तल, पित्तल, पित्तल क्या है, तो ट्रिक है पिताजी, पिताजी। पित्तल क्या होती है, पित्तल देखो, पी का मतलब है पित्तल, ता का मतलब है तांबा, तांबा यानी कॉपर, और जी से है जिंक। तो पिताजी के अंदर यानी पित्तल में किस किस से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं दो चीजों का मिश्रण है। इसमें अलग अलग परसेंटेज होता है, इसका 80-20 या 90-10 का परसेंट होता है, कॉपर ज्यादा होता है, जिंक कम होता है। परसेंटेज होने के कारण मैंने कहा था जैसे हवा में परसेंटेज होता है, ठीक वैसे ही मिश्र धातुओं में भी परसेंटेज होता है, दो अलग अलग धातुओं का या अधिक धातुओं का। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। अब क्या होता है, लोहे पर नॉर्मली जंग आता है तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, इस पे जंग नहीं आता। इसमें क्या होता है, लोहा होता है मेन तो, ठीक है, Fe। लोहे के साथ साथ कार्बन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इनका मिलाकर क्या बना लिया जाता है, स्टेनलेस स्टील बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो फेरस यानी जो लोहा होता है, क्रो, देखिए ट्रिक बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई भी क्रिएटिविटी से, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज और कार्बन, ठीक है ना। तो काम करो, काम करो, इसे कुछ याद करो, मैं का काम, देखो करो, क्या करो, करो काम। एक काम करो कि लोहे पर जंग आ रहा है तो एक काम करो, करो से याद रखना क्रोमियम, का से आप याद रख सकते हैं कार्बन, में से मैग्नीज। आप क्रिएटिविटी आपकी है साथियों, आप कितनी जल्दी किसी चीज को देखकर आपके दिमाग में क्या चीज आती है जिससे वो लंबे समय तक याद रहे। जैसे ये तो पुरानी ट्रिक है, लेकिन ये अभी मैंने आपके सामने ही इसको कुछ क्रिएट करके बनाने की कोशिश की है कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो देखिए ऐसे लोहे पर जंग आने के लिए हम उसको अच्छा बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील बना दिया, उसमें क्या क्या चीज होती है, तो ये मिश्र धातु एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा बल्ब का प्रकाशित होना, प्रकाश है, विद्युत है, ये सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इसलिए याद रख सकते हो आप। ब्लेड का ज्वाला पर गर्म होना, तो जैसे ही ज्वाला ठंडी होगी वो वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एग्जांपल है कि किसी विलियन में ब्लेड में डाला और उसको भूरा रंग हो गया, तो वो अलग चीज है, वो आपको आगे बताऊंगा। जल का वाष्प में बदलना हो, भाप से जल का बनना हो, ये सारी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाम थोड़ा आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है। क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है, तो साथियों क्रिस्टलीकरण अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने नदियों के किनारों पर, तालाब में, या फिर कई बार पानी के अंदर कुछ विशेष प्रकार के, जैसे आप कुछ खाने का सोडा वगैरह डालिए पानी के अंदर, या कॉपर सल्फेट, आप किसी पानी के अंदर कॉपर सल्फेट मिलाइए, कॉपर सल्फेट के लास्ट में आपको छोटे छोटे कण से दिखाई देंगे जो चमकदार से होंगे, प्रकाश डालने पर वो चमक से उत्पन्न होंगे, उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ये जो अवसाद के रूप में जो प्राप्त होते हैं, इसी विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। नमक वगैरह को अलग करने में काम में भी ली जाती है इस विधि को। महिलाएं भोजन ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करती है। क्या आपने भी कभी सोचा है किस प्रकार से खार प्राप्त किए जाते हैं, तो खार यानी नमक जो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो इसकी एक विधि है, क्रिस्टलीकरण की विधि है। लेकिन सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के विलय से उसे कुछ शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, लास्ट में नीचे रवे के रूप में ये क्रिस्टल से प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में गर्म करने पर छोटे छोटे कणों के रूप में आते हैं जो वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, अस्थायी प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। चूने के पानी का दूध या हो जाना। तो चूना क्या होता है, चूना देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती के द्वारा एक कीप के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से जो गैस जा रही है, चूने का पानी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, दूधिया कर रहे हैं। दूधिया क्यों होती है, उसमें CO2 गैस के कारण दूधिया हो जाता है वो। इसका देखिए चूना जो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं हम चूना। तो जो मोम है ऑक्सीजन के संपर्क में है, यहाँ पर जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये क्या बता रहा है, ये मोम है। देखिए अब कोई भी चीज जलती है, कार्बन है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो CO2 गैस बनी। तो ये यहाँ पर हमने मोम को गर्म करने का मतलब यहाँ पर CO2 गैस बनाई। ये CO2 गैस इस कीप के माध्यम से, देखिए इस पाइप के माध्यम से जा रही है इस बीकर के अंदर। इस बीकर में हमने चूने का पानी डाल रखा है। चूने का पानी का सूत्र समझ लीजिए, चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं चूने का पानी। सिर्फ चूना तो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पानी का सूत्र होता है ये बुझा हुआ चूना, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना। तो ये बुझा हुआ चूना है, ये 3rd ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। तो साथियों ये याद रखना, बुझे हुए चूने का उपयोग। इसके साथ जब CO2 गैस आती है, CO2, तो ये बदल जाता है किसके अंदर, CaCO3, और साथ में अलग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साथ में यहाँ पर ये इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। तो किसके संपर्क में आने पर हुआ,
CO2 के संपर्क में आने पर, जो चूने का पानी है वो CO2 के संपर्क में आने पर कैसा रंग हो जाता है, अपने दूधिया रंग का हो जाता है। जैसे कली वगैरह करते हैं ना, आप घरों में आपने देखी होगी जो सफेदी की जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है, देखिए हमने मोम को जलाकर CO2 गैस बनाई और फिर हमने क्या है नया पदार्थ बना, जल वाष्प यानी H2 बना था वहां पर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चूने के पानी के साथ CO2 की क्रिया कराने पर वो किसका नया प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था, CaCO3। तो देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होती है। तो ये नई चीज बन रही है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है दूध या पानी। तो इसको भी और भी ज्यादा अगर क्या किया जाए, कुछ लंबे समय तक छोड़ा जाए तो ये वापस कैसे हो जाएगा, सामान्य आ जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, नए पदार्थ कैल्शियम में कुछ ऐसे परिवर्तनों के विचार कीजिए। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम, आलू का रंग बैंगनी हो जाना। देखिए साथियों, आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है और स्टार्च का परीक्षण आयोडीन के साथ जब कराया जाता है, तो आपने जो अपने इसमें बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आलू जो होता है उसका परीक्षण आयोडीन के साथ कराने पर आप किसी भी पदार्थ में पता लगाना चाहते हैं कि इसमें स्टार्च उपस्थित है या नहीं है, तो उसमें आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालने पर उसका रंग अगर बैंगनी हो जाए तो इसका मतलब उसमें क्या उपस्थित है, उसके अंदर स्टार्च उपस्थित है। तो आपको ये रंग परिवर्तन हुआ, लेकिन ये रंग परिवर्तन किसके कारण हुआ, आयोडीन के साथ स्टार्च ने क्रिया की, जिसके कारण जो नया प्रोडक्ट बना उसके कारण ये नया प्रोडक्ट है उसका रंग बैंगनी है। तो रंग परिवर्तन के साथ साथ कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आलू का रंग बदलना कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि देखिए बताने में मैं यहां पर आपको सारे एग्जाम्पल बता सकता था, सिर्फ सीधे नोट्स बनाए हुए थे सीधे बता सकता था, लेकिन जब रीजन जान जाते हैं तो उनको लंबे समय तक ही रटना नहीं पड़ता, हमें याद रखने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो ये सभी एग्जाम्पल जो मैंने आपको अब तक बताए हैं परिवर्तन, जैसे 6th क्लास में सिंपल दे रखा है गुब्बारे को फूंक मारकर उसे फुलाना, अब जैसे ही फुलाने के बाद उसे हवा निकालेंगे तो सामान्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्चे अंडे को उबला अंडा बनाना, तो ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय आप बताइए। तो मैं आपसे कहूं कि अंडा जो है उसको उबालने पर उबला अंडा बनाकर हम उसको वापस क्या कच्चा अंडा बना सकते हैं क्या, तो नहीं बनाया जा सकता। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये अनुत्क्रमणीय हुआ। तो गाढ़े घोल को इडली में बदलना, ऊन से धागे को नया स्वेटर बनाना, ये आप कुछ उदाहरण यहां पर दे रखे हैं। तो वापस बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैग्नीशियम फित्ते का दहन, साथियों मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो उससे मिलता है MgO। ठीक है, या फिर इसको संतुलित करें तो 2MgO, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम जो बनता है इसको ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ आगे और अभिक्रिया कराई जाए तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको पानी में जब घोला जाता है तो इससे बनता है MgOH का होल ट्वाइस। और ये भी रीट में आया हुआ प्रश्न है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ये दूधिया रंग का होता है इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। तो आप एक चीज देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है, ऑक्सीजन की क्रिया करने का मतलब होता है दहन करना, जलाना। जलाते हैं तो एक श्वेत रंग की ज्वाला सी उत्पन्न होती है, और ये ज्वाला होती है किस चीज की, ये होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO। देखिए एक बात और बता देता हूं, कई हम सोचते हैं कि H+O2 सूत्र बन जाता है H2O, जल का सूत्र ये होता है H2+O2 H2 बन जाता है, लेकिन यहां पर Mg का क्रिया कराने पर MgO2 ये क्यों नहीं बना। मुझे याद है मैं जब एक बार 10th क्लास में पढ़ाता था, बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, अभिक्रिया को संतुलित करना पूछा हुआ था कि Mg+O2 मिलकर क्या बनाएगा, और वहां पर ऑप्शन ये दे रखे थे MgO, Mg2O, MgO2। तो अधिकतर बच्चों ने MgO2 करवा दिया था वहां पे, जैसे T या फिर कोई भी अन्य ऐसी कोई भी क्रिया। तो ये समीकरण संतुलित करना या इसकी संयोजकता कितनी होती है वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, इसका सूत्र होता है MgO। तो ये बनेगा, और इसको जब जल के संपर्क में लाया जाता है तो ये बनेगा। ये दोनों की दोनों ही परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। सामान्य भाषा में यही कहना चाहता हूं, नया प्रोडक्ट जब बन जाए, इसमें मैग्नीशियम अलग था ऑक्सीजन अलग था, यहां दोनों साथ हो गए, नया पदार्थ बन गया और श्वेत रंग की ज्वाला उत्पन्न हुई। तो साथ ही साथ देखिए केवल ज्वाला उत्पन्न, कोई रंग उत्पन्न हुआ वो भौतिक है, नया प्रोडक्ट भी बना तो वो रासायनिक हो गया फिर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा पूरा टॉपिक आसानी से। लोहे पर जंग कैसे लगता है, अभी कहा था लोहा जो होता है वो वायु के और साथ ही साथ नमी के संपर्क में आता है तो Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है।
फेरस ऑक्साइड बनता है, और साथ में वैसे 2H2O वगैरह जल वगैरह भी कुछ बूंदे बनती है। लेकिन संतुलित ना करके मैं सिंपल आपसे कहूँ जंग का सूत्र क्या है, तो ये सामान्यतः हम कह सकते हैं ये जंग है। लोहे पर जंग लग गया, इसका रंग हो गया भूरा, ये भूरे रंग का हो गया। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार से कैसी अभिक्रिया है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। और दूसरी बात और बताऊं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय। साथियों जितने भी धातु होते हैं, चाहे वो ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पढ़ा हो हमने, Mg, मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो बन गया MgO। अब मैं कहूं इसकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। यही कारण है कि कई बार आपने देखा होगा मधुमक्खी या फिर कोई भी ऐसा जीव काटने के बाद हम जो जहरीला होता है हम कहते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल है मधुमक्खी के डंक में, ठीक है ना, या चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में। तो ऐसे जैसे कोई मधुमक्खी काटने के बाद आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जंग लगा हुआ लोहा वहां पर लगाते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और अम्ल की क्रिया किससे कराते कि वो नॉर्मल हो जाए, तो हम कराते थे क्षार के साथ। अम्ल है तो इसका मतलब किसी क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। जैसे हमारे अभी कहा था मैंने पेट की अम्लता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसा क्षार यूज कर रहे हैं हम। देखिए अभी हमने कहा था MgOH का होल ट्वाइस, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, जबकि मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये भी होता है क्षारीय प्रकृति का। तो इसका मतलब धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे धातु या धातु वाले टॉपिक में। तो यही कारण है कि मधुमक्खी के डंक लगने के बाद उस पर जब जंग लगा हुआ लोहा लगाया जाता है, क्योंकि जंग लगे हुए लोहे के फेरस ऑक्साइड है और धातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आएगा आसानी से। यहाँ पर एग्जाम्पल पूरा दे रखा है, लोहे पर जंग कैसे लगता है मैंने आपको बता दिया। लोहा है, ऑक्सीजन है, जल है और Fe2O3 बना लेता है जिसे लोहे का ऑक्साइड हम कहते हैं। अब ये बात है, कुछ फैक्ट्स ऐसे ही नॉर्मल दे रखे हैं कि एक चमत्कारी प्राचीन लोहा स्तंभ अपना जो अपने दिल्ली के अंदर लोहा स्तंभ जो है उसके अंदर क्या है, जंग नहीं लगता, क्योंकि पुराने समय में क्या है कि आयरन Fe2O3 तो होता है अपना क्या फेरस ऑक्साइड, लेकिन एक यहाँ पर देखिए आयरन जो ऑक्साइड है यहाँ पे Fe3O4, ये ऑक्साइड मतलब ऑक्सीकरण अवस्था अलग है और इस पे जंग नहीं लगता। ये पुराने समय में मतलब उस समय भी साइंस इतनी ज्यादा तरक्की में थे, लोग साइंस के बारे में इतना नॉलेज रखते थे। कटे सेब को वायु के खुला छोड़ने पर रंग बदल जाता है, क्यों, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। मेहंदी कैसे रचती है, तो मैंने आपको बताया था नेप्थोक्विनोन यानी कुछ क्विनोन वगैरह होते हैं मेहंदी के अंदर, जो रासायनिक ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद लासोन, ये इंपॉर्टेंट है, लासोन जो होता है ये स्वयं रंगहीन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद, वायु के संपर्क या प्रकाश के संपर्क में आने के बाद ये जो लासोन है, लासोन को लसन से याद रख सकते हो, लसन जो होता है, ठीक है ना। तो हाथों पर क्या है कि लसन वगैरह छील रहे थे या फिर मेहंदी लगा रहे थे, तो उससे क्या हो गया, वो लाल रंग की मेहंदी बना दी। जादूगर की सच्चाई है वो भी क्या होता है, वो देखिए जादूगर क्या उपयोग में लेते हैं। तो आप यहां पर देखोगे गिलास के अंदर वो क्या करते हैं, धुआं निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पानी के भरे गिलास में वो मोस्टली यूज करते हैं सोडियम का, आग लगाने के लिए। आपने देखा होगा कि सोडियम बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है और इसकी जब ऑक्सीजन या इसके जल के संपर्क में आती है, नमी या पानी के संपर्क में आती है, तो सोडियम में क्या लग जाती है, आग लग जाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है और उष्मा निकलती है। और जो धुआं वगैरह उत्पन्न करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड का धुआं होता है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे पानी से भरे गिलास में आग का जलना हो, धुआं निकलना हो, ये जितने भी हैं जादूगर की सच्चाई है। मेहंदी रचना हो, सेव का कटा हुआ सेव का बुरा हो जाना हो, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा साथियों, मेन देखिए मैंने आरबीएससी की क्लास से एक टॉपिक क्यों करवाया है, एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक है, लेकिन वो सारे के सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ से कवर हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओवरऑल जो इसका व्यू है मैं लास्ट में एक टॉपिक वाइज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जरूर इसके बारे में भी। देखिए अस्थायी और उत्क्रमणीय कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय और अस्थायी होते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अस्थायी या उत्क्रमणीय कौन से होते हैं, तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी उत्क्रमणीय, और रासायनिक कैसे होते हैं, स्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, और भौतिक गुण कौन से होते हैं, पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, आकृति, ठीक है ना, ताप है और इसके अलावा प्रकाश है, विद्युत है, ये सारी चीजें केवल बदले तो हम उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं। लेकिन भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अवस्था तो बदली और साथ ही साथ उसका सूत्र भी बदल गया। जैसे कोयला था, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, CO2 बन गई। कोयला खुद सॉलिड था, सॉलिड अवस्था में था कोयला, लेकिन CO2 है गैस अवस्था में।
अब आप तो सोचोगे सॉलिड से गैस का बनना, इसका मतलब ये तो अवस्था परिवर्तन है, भौतिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल अवस्था ही परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पे सूत्र भी बदल चुका है, नया चीज बन गई। कोई सी और O2 था, CO2 नहीं था इस साइड, और नई चीज बन गई। तो साथियों, अवस्था परिवर्तन के साथ साथ, यानी मैंने कहना चाह रहा हूं भौतिक गुणों के साथ साथ जब किसी नया प्रोडक्ट बन जाए, कोई सूत्र भी बदल जाए या रासायनिक गुण बदल जाए, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पहले अवगत कराया था, आपको पूरी सूचना दी थी। वायु नमी के कारण लोहा जंग लग जाता है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग के बचाव हेतु पेंट, जंग से कैसे कैसे बच सकते हैं, पेंट कर कर, ग्रीस लगाकर, ठीक है ना, तो इस प्रकार से उससे बचा जा सकता है। और एक बात और बता देता हूं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की परत चढ़ाई जाती है, जैसे जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन कहते हैं, जिंक वगैरह की परत चढ़ाई जाती है। पानी वगैरह के जो पाइप आते हैं उसमें आपने देखा भी होगा इस प्रकार की विशेष परत। देखिए, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, जंग लगना कैसा परिवर्तन है, ये एक केमिकल चेंजेस है, ठीक है। बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंजेस है। दूध का दही में बदलना, दूध से दही बदल गया, केमिकल। सेव का कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, केमिकल। तो ये एक फिजिकल है केवल। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बल्ब का प्रकाशित होना फिजिकल। चूने का पानी का दूधिया होना, चूने का पानी दूधिया यानी CaOH का होल ट्वाइस है। ये दूधिया कब होगा, जब CO2 के संपर्क में आएगा और क्या बनेगा, CaCO3। तो ये बनेगा, इसका रंग दूधिया होता है, इसका मतलब कोई नई चीज बन रही है, ये केमिकल है। पानी का वाष्प में बदलना फिजिकल। घी का पिघलना, पिघलना जमना, ये सारे फिजिकल चेंजेस है। घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है, रंग रोगन क्यों किया जाता है, ताकि उस पर क्या ना आए, जंग लगने से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। शक्कर का जलीय विलयन बनाना परिवर्तन है। शक्कर का जलीय विलयन बनना कैसा परिवर्तन है, तो शक्कर का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि शक्कर जो होता है, शक्कर यानी अपने शक्कर जो अपनी है, उसके अंदर हमने पानी में वो शक्कर घुमा दी, घोल दी, ठीक है ना। वैसे सुक्रोज वगैरह होती है, टेबल शुगर, सॉरी अपना, हाँ सुक्रोज होती है। भौतिक परिवर्तन सामान्यता होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन सामान्यता कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और इसके अलावा बात करें, गेहूं के दाने का पीसकर छोटे आकार में बदलना। आकार बदलना यानी अवस्था ही बदल रही है, या आकार आकृति बदल रही है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। ये मत देखना उसका सूत्र नहीं बदला, गेहूं बड़े दानों के रूप में था और उसको पीसकर हमने आटे के रूप में लिया है, तो ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर दूध या रंग आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन, तो जलने वाले सभी क्या नहीं होते, केमिकल नहीं होते। बल्ब का जलना कैसा है, फिजिकल है, तो भौतिक है। जंग का लगना कैसा है, तो जंग का लगना अपने आप में रासायनिक है। और फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, फिटकरी होती है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2, ठीक है ना। ये अपने फिट, इतने लंबे वैसे सूत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ना मैं चाहता हूं इतनी डीप चीजें आपको, मतलब अभी शुरुआत में इतनी ज्यादा हार्ड चीजें आपको बता दूं, ताकि आपको ये लगने लगे कि हाँ बहुत ज्यादा हार्ड मैटर है। मैं आपको जितना ईजी हो सकता है, इसलिए मैंने RBC का ईजी से ईजी मैटर लेने की कोशिश की है, क्योंकि चीजों को समझाना मेरा मकसद है। बाकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे, परफेक्ट तभी होगे आप। मेरा मकसद है आपको चीजों को आसान करके आप तक पहुंचा देना। फिर आप जितना ज्यादा उस पर, जितने ऑब्जेक्टिव पीछे का एग्जाम में प्रश्न देखोगे, तो आप खुद कहोगे कि इस कॉन्सेप्ट से हम कितने भी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। और क्रिस्टल, ठीक है, फिटकरी का आपने देखा होगा, क्रिस्टल प्राप्त करना, ये भी एक क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया, और ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है एक प्रकार से। ये भी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कर ली जाती है, तो यहाँ पर कुछ वैसे हैं, डिटेल से बता सकते हो आप कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उसको फिर पानी से क्रिया कराते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं। ये वैसे पूरा मैं चैप्टर वैसा नहीं है कि कोई मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि 9th 8th या जो भी क्लास 6 से लेकर 10th तक की है, अगर आप उनको अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ओवरऑल जो इस टॉपिक का मतलब क्या निकलता है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं। इस ओवरऑल टॉपिक का जो सेंस निकल के आता है वो यही आता है, परिवर्तन जितने भी होते हैं, जितने भी परिवर्तन है, भौतिक हो या रासायनिक हो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दो टाइप के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। हमने RBC और NCERT का अच्छा मैटर लेने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं,
केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। केवल शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। और भौतिक गुण कौन से होते हैं? पदार्थ की अवस्था, या तो ठोस द्रव्य गैस बदल सकती है, या पदार्थ का रंग बदल सकता है, ठीक है, या पदार्थ का आकार बदल सकता है, आकार आकृति ये बदल सकते हैं। पदार्थ में हम कह सकते हैं एक प्रकार से ज्वाला है, विद्युत है, ये सारी चीजें आती हैं, ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आती है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण भी बदलेंगे और भौतिक के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदलते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाएं, तो ऐसा परिवर्तन कैसा कहलाता है? रासायनिक। जैसे अवस्था तो बदली और साथ ही साथ पदार्थ का सूत्र भी बदल गया, तो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कार्बन है सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन है गैस अवस्था में है, और नई चीज बनी CO2, ये है गैस अवस्था में। तो आप देख सकते हैं सॉलिड से गैस बन रही है तो अवस्था भी बदल रही है, और साथ ही साथ कार्बन है वो CO2 में बदल रहा है, यानी नया सूत्र बन रहा है। तो सूत्र जो होते हैं, नए जो फॉर्मूले बनते हैं, वो सारे के सारे भी किसके अंदर आते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्यतः लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सामान्यतः भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, ये रिवर्स कर सकते हैं इनको, अगर भी चलते हैं और प्रतीप भी चलते हैं। ये उत्क्रमणीय का निशान होता है, इस प्रकार से ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे इस प्रकार का निशान होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? अन उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये सामान्यतः कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूसरी बात, अनुत्क्रमणीय को हम कह सकते हैं ये नया प्रोडक्ट बनता है वो स्थायी होता है सामान्यतः, और इसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो सामान्यतः कैसा होता है? अस्थायी होता है, ठीक है। या इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट लाइनें लिख सकते हैं, जैसे इस भौतिक परिवर्तन में जो भी नई चीज बनती, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, इसमें सामान्यतः कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें कोई भी नई सूत्र नहीं बदलता, इसमें कोई भी सूत्र चेंज नहीं होता, जो चीज पहले थी वैसी की वैसी रहती है। जैसे पानी है, सूत्र H2 है, वाष्प बन गई तो भी H2 है, सूत्र कभी नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में सबसे अच्छा उदाहरण है। आप किसी भी चीज की पहचान करनी हो ना, तो सबसे पहले एक चीज देखनी है कि जो चीज बदलती है, बदलने के बाद क्या उसका सूत्र बदला है क्या? अगर सूत्र बदला है तो डेफिनेटली जितने भी सूत्र बदलते हैं वो हमेशा और हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही होंगे, भौतिक में कभी सूत्र बदल ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसमें नया प्रोडक्ट बनता है, इसमें कोई ना कोई आपको नई चीज देखने को मिलेगी जो पहले नहीं थी हमारे पास। कोई भी दो चीजों से मिलकर कोई एक नई चीज बन गई, कोई एक नई चीज थी उसको टूटकर दो नई चीजों में बदलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी आप ऐसी चीज ले सकते हैं जिसको टूटने के बाद वो हमारे पास पहले नहीं थी लेकिन बाद में बन गई, तो इससे भी हम फिर कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का कैसा है, यानी संयोजन है, वियोजन है। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया सभी की सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे एग्जांपल है क्रिस्टलीकरण, इसमें ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। इसके अलावा है अपना, ये पेन ले लेते हैं यूज में, सही है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, संघनन, या जितने भी मैंने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आपको बताए थे, सभी के सभी भौतिक परिवर्तन में सम्मिलित है। और इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में मैं आपसे कह देता हूं, जैसे यहां पर कह सकते हैं दहन, ठीक है ना। एक बात बता देता हूं, जलना जो है, जलने का मतलब क्या है? यहां पर अगर जलने का मतलब किसी चीज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, जैसे लकड़ी का जलना है, कोयले का जलना है, मैग्नीशियम का जलना है, मैग्नीशियम रिबन का जलना है, ये सभी जलने वाले हमने एग्जाम्पल रासायनिक में लिए थे। लेकिन विद्युत बल्ब का जलना, ये कोई जलना ऑक्सीजन की क्रिया वाला जलना नहीं है, वो प्रकाशित होना वो अलग है। तो विद्युत बल्ब का जलना एक अलग चीज है, बाकी सभी जलने वाली या दहन वाली चीजें हैं वो रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने कंप्लीट समझा है भौतिक और रासायनिक चेंजेस क्या होते हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा उसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। साथियों, ये क्लासेस जितने भी मैं आपको दे रहा हूं, ये आने वाले उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपका जो कॉमन पार्ट है, आप अपने सिलेबस को जरूर देखिएगा कि कहीं आपके सिलेबस में ये पार्ट है या नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और रेगुलर आप भी रहने की कोशिश कीजिएगा।
अगर यहाँ पर रेगुलर क्लासेस अगर देखी जाती है, लोग एप्रिशिएट करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आने वाले समय में ऐसे ही फ्री क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यू हम रखें। तो आज के लिए इतना ही। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।